हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री के प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए इज अंजीरा से, बी दम सुदादत से, सी किलीगुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से, ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7,000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। तो ये जो मेहरगढ़ था, ये पहले जो एक्सकवेशंस हुए थे उसमें पाया गया था, लेकिन जो अभी सबसे लेटेस्ट जो खोज हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से ये जो है आपका कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त के वो मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यह 7,000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैलकुलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्र पाषाण युग, डी लौह युग। सो हमारा जो है कैलकुलिथिक एज बेसिकली जो कॉपर एज को कहते हैं, ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों को व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा था। सो ज़्यादा इसको एलेबोरेट नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें किस रंग का मिट्टी के बर्तन उपयोग होता था? लाल रंग का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कौन से ऐतिहासिक काल में? प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, डी आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है प्रोटो हिस्टोरी, आद ऐतिहासिक काल। तो बेसिकली जो है भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आद ऐतिहासिक माना गया है। ये लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC को तो कालखंड आद ऐतिहासिक माना गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पक्की ईंट से बनी इमारतें पाई गई थी। प्रमुख विशेषता नगर नियोजन कह सकते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारतों से मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, डी नागपट्टनम। तो हमारा जो लोथल जो है, हमें ये पता है लोथल कहाँ पे है, आपको गुजरात में है। ये एक एक बंदरगाह है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगम, राखीगढ़ी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल, अभी हमने पढ़ा है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो टेराकोटा का हल कहाँ से? धौलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगम, डी लोथल। तो हमारा जो टेराकोटा का हल कहाँ से? बनावली से प्राप्त हुआ। बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली से टेराकोटा को हल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिला है? ए कालीबंगम, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो जो जुते हुए खेतों का निशान हमें कहाँ से मिला हुआ है वो है हमें कालीबंगा से। अभी हमने देखा था पीछे भी, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिला नेक भी मिला है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है कालीबंगा। जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? वो है कालीबंगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ध्यान रखिएगा, नहीं थे पूछा। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स और वी ए स्मिथ। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। इनमें से वो जो है
हमारे मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं है, बिकॉज वी ए स्मिथ कौन थे? वी ए स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता जो है ये कला इतिहास के रूप में जो है प्रसिद्ध थे। तो हमारा जो 10th का करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, वी ए स्मिथ। अच्छा, ये 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा पाऊँ। ठीक है, बोगजकोई का महत्व इतिहास है कि बोगजकोई वैसे ये ईरान में है, सॉरी अभी टर्की में है। ये बोगजकोई में क्या महत्व क्या है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बी, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बोगजकोई जो है वो एशिया माइनर, जिसे हम अभी तुर्की भी कहते हैं, इस अभिलेख में यहाँ 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं, पहली बात तो। दूसरा, इस अभिलेख में ऐसे राजाओं के उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्त देवताओं का आह्वान करते थे। तो हमारा जो है ऑप्शन ए, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पारुष्णी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, पारुष्णी। दशराग युद्ध कहाँ पे? पारुष्णी जो करंटली उसको हम क्या कहते हैं? उसको रावी नदी को रावी कहते हैं। इस संघ के आर्यों के प्रमुख जन थे जो अनु, दुह, यदु, पुरु और तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों के समूह सम्मिलित थे जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। प्रश्न 13, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो 9वां मंडल जो है हमारा वो है जो सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन सी देख सकते हैं आप, 9वां मंडल। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने 10 मंडल हैं। 9वां मंडल को सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित। अब सोम कौन है? सोम आर्यों के प्रमुख पेय था। पेय मतलब कि पेय एक तरीका से आप इसको वाइन कह सकते हैं, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में 10वां मंडल में चारों वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में 10वां मंडल जो है उसमें जो 4 वर्ण थे जिसके आधार पर समाज बटा था, उनका उल्लेख किया गया। ऋग्वेद, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी हमने देखा 9वां मंडल जो है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। ठीक है। प्रश्न 15, अब देखो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 1-2 एग्जाम्स में इसको देखा हुआ है। गायत्री मंत्र बेसिकली कहाँ पे मेंशन है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके रचना कौन, इसको गायत्री मंत्र को लिखा किसने था? विश्वामित्र जो ऋषि थे उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया हुआ था, जो कि वेद में मेंशनड है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु वही जो हम अणु की बात करते हैं जिससे एटम बम बनता है। हालांकि हमारे ग्रंथों में इसको बहुत पहले ही इसका मेंशनड है। वैश्विक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। सो अभी हम ये कह सकते हैं प्राउडली कि हम ऑलरेडी आज के करंट एटम्स जो अभी एटम्स की खोज किसने की थी, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो अभी आज से सदियों पहले महर्षि कणाद ने इसका ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। क्वेश्चन 17 देखते हैं। अब हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की तरफ शिफ्ट करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी वैशाली में। महावीर स्वामी जो कि जैन के एक जैन मुनि थे। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर, जो कुंडलपुर कहाँ है? वैशाली के निकट। वैशाली कहाँ है? हमारे बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि वैशाली के जो राजा थे। वैशाली एक खुद में एक राज्य था। उसके लिच्छवी के प्रमुख चेतक, इनके भाई का नाम था चेतक। और इनके जो पिता कौन थे महावीर स्वामी के? सिद्धार्थ। और ये क्षत्रिय के, इनका जाति कौन सा था? क्षत्रिय जाति से ये बिलोंग करते थे। उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी कहाँ डेथ किए थे? ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी, डी समस्तीपुर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में तो इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। वे वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। तो 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में, राजगृह कहाँ है? ये भी हमारा बिहार में ही है, और नामक स्थान में इन्होंने शरीर त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इनका जो पहला डिसाइपल जो कहते हैं, जो फॉलोअर था, इनका पहला डिसाइपल इनका दामाद, जिसका नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे,
इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना और उसी पुत्री का विवाह जामाली नाम के एक वो भी क्षत्रिय ही थे जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बने। यह उनका प्रथम शिष्य था। हालांकि जब हम इसको और आगे पढ़ेंगे तो ये देखेंगे जमाली महावीर स्वामी के सिद्धांतों से बाद में वो अलग हो चुके हैं और उन्होंने एक नई जो है उसको एक कल्ट बनाया है जिसको बाद में दूसरे लोग फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ मतलब अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट किसे कहते हैं? 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। तो अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट के तौर पे 14 पूर्व को हम मानते हैं। अंतिम नंद राजा के समय में आप देख सकते हैं संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्राप्त 14वें पूर्व विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 21, अब हम बुद्ध भगवान के बारे में देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर लिया था? अच्छा, धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश में इसको एनलाइटमेंट कहते हैं, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति होना। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने पहला जो सेरेमन मतलब पहला अपना जो अपने अनुयायियों को बिठाकर जो अपना उपदेश पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये जो है सारनाथ में इन्होंने दिया हुआ था। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का विचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान में सारनाथ आए। उन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासियों का पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख के अंत, उनके समाधानों से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण मतलब कि फाइनल उनका जो अंतिम गति कह सकते हैं, जो परम लोक को कहाँ से सिधारे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर पहुँचे। यहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बेसिकली ये कहते हैं इनको फूड पॉइजनिंग हो गया था और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बेसिकली जो है ये बौद्ध धर्म का जो है धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक में है क्या? बौद्ध धर्म ग्रंथों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला एक विनय पिटक है। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं लिखी हैं। दूसरा सुत्त पिटक है, महात्मा बुद्ध के वचन हैं इसके अंदर। तीसरा है अभिधम्म पिटक, दार्शनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो त्रिरत्न अच्छा त्रिपिटक जो है महात्मा ये बुद्ध धर्म से संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा। और त्रिरत्न किससे संबंधित है? वो है हमारा जैन धर्म से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा ठीक से। जैन धर्म के मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म के त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों की अस्वीकृता। तो बेसिकली जो ऑप्शन सी है आत्मदमन, ये दोनों में कॉमन नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि जैन में क्या है? जस्ट अपोजिट है। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अब क्वेश्चन 26 देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपनी वंश की इस पीढ़ी का है। अब जो बोधि वृक्ष का महत्व आप क्या है, आप पहले इसको समझिए। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष के 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। बेसिकली सम्राट शशांक जो थे वो एक ब्राह्मण राजा थे
और इनकी कुछ डिफरेंसेस थे बुद्धिज़्म के साथ, तो इन्होंने जो है 7वीं शताब्दी में क्या किया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि बुद्धिज़्म उस समय बहुत पीक पे था और हिंदुज़्म का डिक्लाइन कुछ उसके लिए कुछ हिस्सों में देखा जा सकता था। तो इसी में क्रोध में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट कर दिया। इसके 2 और वृक्ष और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिससे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम बेसिकली एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया है। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी, तो अभी तक कन्फ्यूज़न है, हालांकि हम लोग बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वो है उसी के साथ जाएंगे, इसलिए ये 5वीं पीढ़ी हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आर्यगृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? तो आजीविकों ने इसको आश्रयगृह के रूप में किया। अब आजीविक सेक्ट अभी हम देखेंगे इसका फाउंडर कौन है, अभी आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला को पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं का सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध थे। आजीविक संप्रदाय के स्थापक थे आनंद मक्खली गोशाल, राहुलोभद्र उपाली। मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। तो हमारा जो करेक्ट आजीविक सेक्ट किसने फाउंड आउट किया था वो है मक्खली गोशाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, बिंबिसार, अशोक और महापद्मनंदन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया था। तो उदयन अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी मतलब जो पुत्र होंगे उदयन, जो उनके बाद जो है मौर्य साम्राज्य की उन्होंने वो संभाली थी, उन्होंने जो है पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। इनसे मगध साम्राज्य में राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। क्वेश्चन 30, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। गुड डे।